हेलो दोस्तों, हम लक्ष्मीकांत में चैप्टर नंबर 48 को आज देखने वाले हैं, जिसमें हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इसके बारे में कई सारी चीज़ें देखेंगे। तो एज़ यूजुअल इस पूरे चैप्टर को हम छोटे छोटे सब हेडिंग्स के माध्यम से देखेंगे, जिसमें हम इस कमीशन का किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ ये देखेंगे, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये किसको अपना रिपोर्ट सबमिट करता है, फिर इसके पावर्स क्या क्या, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको इसके बारे में ध्यान में रखनी है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है। अब कई सारे और भी कमीशंस हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो गया, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। ये सारे कमीशंस जो हैं वो अपने नेचर में स्टैट्यूटरी हैं। स्टैट्यूटरी कहने का मतलब कि इनको एक एक्ट बना के स्टैब्लिश किया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में देखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसको डायरेक्टली स्टैब्लिश किया गया है आर्टिकल 338 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये चीज़ पहले आपको ध्यान में रखनी है। अब हम इसके इवोल्यूशंस के बारे में अगर हम बात करें, तो इसका इवोल्यूशन कई सारे स्टेजेस में हो के हुआ है। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे कि आर्टिकल 338 में ओरिजिनली केवल एक स्पेशल ऑफिसर की बात थी, जो ऑफिसर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं उन सारे मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करेगा। 1978 में गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस स्पेशल ऑफिसर के बदले एक नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन फॉर एससी एंड एसटी को बनाया। अब 78 में इस मल्टी मेंबर कमीशन को बनाने के बाद दोबारा से 1987 में गवर्नमेंट ने इस मल्टी मेंबर कमीशन के फंक्शंस को मॉडिफाई किया और इसको एक नया नाम दिया, जिसे हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ये कहते हैं। अब अभी आपको ध्यान में रखना है कि अभी ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ये दोनों के लिए है। करेंटली आप देखेंगे शेड्यूल कास्ट के लिए एक अलग कमीशन है, शेड्यूल ट्राइब के लिए एक अलग कमीशन है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब 1987 में इस कमीशन के फंक्शंस को मॉडिफाई करने के बाद हम देखते हैं 1990 में 65th अमेंडमेंट लाया गया। इस अमेंडमेंट ने एक हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी को एससी एंड एसटी को लेके आया, जिसने कि जो ओरिजिनली 338 आर्टिकल में स्पेशल ऑफिसर का प्रोविजन था उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है। तो अब 65th अमेंडमेंट 1990 के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो सिंगल स्पेशल ऑफिसर का प्रोविजन था, इस प्रोविजन को हटा के एक हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को स्टैब्लिश किया गया, जो कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के इन सारे मैटर्स के मामले में डील करेगा। ठीक है। अब 65th अमेंडमेंट के बाद एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है 89th अमेंडमेंट के द्वारा 2003 में। इस अमेंडमेंट ने नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी को बाइफरगेट कर दिया, डिवाइड कर दिया दो अलग अलग सेपरेट बॉडीज में, जिसमें हम पहला देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बना, जो कि आर्टिकल 338 के अंडर में बना। ठीक है। और दूसरा बना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एनसीएसटी, ये आर्टिकल 338 ए इसके अकॉर्डिंग स्टैब्लिश किया गया। तो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल ऐड किया 338 ए, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी अमेंडमेंट के माध्यम से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को डिवाइड करके दो अलग अलग कमीशन फॉर एससी एंड एसटी के रूप में बनाया गया। ठीक है। अब जो सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, ये 2004 से एग्जिस्टेंस में है, जिसमें एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, और इन दोनों के अलावा 3 अदर मेंबर्स होते हैं। इन सब का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, और इन सारे मेंबर्स का जो टर्म है वो 3 साल है। ठीक है। और ये एलिजिबल नहीं है 2 साल से 2 टर्म से ज़्यादा के लिए, यानी कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स हैं, ये मैक्सिमम 2 टाइम्स जो है ये इनके मेंबर बन सकते हैं, 2 टाइम से ज़्यादा ये इसके लिए अपॉइंट नहीं हो सकते। ये आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से दोस्तों हम देखते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का इवोल्यूशन हुआ है, जिसमें सबसे पहले एक स्पेशल ऑफिसर का प्रोविजन था, फिर गवर्नमेंट ने खुद से ही एक इसी को मल्टी मेंबर कमीशन में कन्वर्ट किया। लास्ट में फिर हम देखते हैं कि 65th और 89th अमेंडमेंट लाया गया, और तब जाके लास्ट में हमें 2004 से एक सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एग्जिस्टेंस में देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों इसका इवोल्यूशन था। अब अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, तो इसके दो तरीके के हम फंक्शंस देख सकते हैं। सबसे पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, जो कॉन्स्टिट्यूशन इससे उम्मीद करता है कि ये काम करेगा। इसके अलावा भी हम इसके एडिशनल फंक्शंस भी देख सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन में हम सबसे पहले देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, उन सारे मैटर्स को ये इन्वेस्टिगेट करता है, उसको मॉनिटर करता है, ताकि
शेड्यूल कास्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स को एस्टेब्लिश किया जा सके। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर शेड्यूल कास्ट के डेप्रीवेशन ऑफ राइट से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है, यानी कि अगर शेड्यूल कास्ट के किसी मेंबर के राइट्स को छीना जाता है या उसके राइट्स का वायलेशन किया जाता है, तो उससे रिलेटेड कंप्लेंट को भी इंक्वायर करने का जो फंक्शन है वो एनसीएससी के पास है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के पास है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट के कम्युनिटी हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए प्लानिंग में भी ये कमीशन पार्टिसिपेट करता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये उन सारे डेवलपमेंटल प्रोसेस को, प्रोग्राम्स को इवैल्यूएट करता है जो एससी कम्युनिटी के लिए, यानी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए जो भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, उन प्रोग्राम्स का क्या प्रोग्रेस है, उसमें और क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, उनका इवैल्यूएशन करने का काम भी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट करता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, ये एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को। लेकिन प्रेसिडेंट एनुअली के अलावा भी जब ज़रूरत पड़े तो फिर इसको रिपोर्ट पेश करने के लिए कह सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर साल ही करे, ठीक है। अगली चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी है कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, ये शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स के वेलफेयर के लिए, उनके सेफ गार्ड के लिए कुछ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को भी रिकमेंड करने का काम करता है। इसके अलावा इसके और भी कई सारे फंक्शंस हैं जो इनको दिए जाते हैं, तो ये उनको करता है। जैसे आप देखेंगे इन एससी कम्युनिटी के मेंबर्स का प्रोटेक्शन करना, उनके वेलफेयर्स के लिए स्कीम्स को सुझाना, फिर उनके डेवलपमेंट के प्रोसेस को इवैल्यूएट करना, है ना, और फिर जो शेड्यूल कास्ट के मेंबर हैं उनके एडवांसमेंट के लिए और क्या-क्या चीज़ें की जा सकती है ना? इन सारी चीज़ों को बताना, ये सारे काम भी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट करता है। तो ये जो 7 फंक्शंस थे, इन 7 फंक्शंस को हम कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस ऑफ एनसीएससी के तहत रखते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एडिशनल फंक्शन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के, हम उसको देखते हैं। इसका एक एडवाइजरी रोल होता है, क्योंकि ये अनटचेबिलिटी, कास्ट बेस्ड जो एट्रोसिटीज़ यानी अत्याचार शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी के साथ होते हैं, या फिर रिजर्वेशन है, तो इन सारे मामलों पे, इन सारे इश्यूज़ पे ये एडवाइस करने का काम करता है। फिर इसके अलावा आप देखेंगे कि ये लीगल मेजर्स को भी सजेस्ट करता है, ताकि एससी एसटी के, माफ़ कीजिएगा, जो शेड्यूल कास्ट हैं, उस कास्ट की कम्युनिटी के लोगों के कंडीशंस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए कुछ बेटर सेफगार्ड जो है वो इम्प्लीमेंट किए जा सके। तो ये लीगल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। इसके साथ-साथ जो शेड्यूल कास्ट के डेवलपमेंट के लिए नए-नए जो लॉज़ लाए जाते हैं, उन लॉ को भी रिव्यू करने का काम ये नेशनल कमीशन करता है। तो इस तरीके से शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी जो हमारे देश के अंदर है ना? आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग शेड्यूल कास्ट कितना परसेंट है हमारे देश के पॉपुलेशन का, ठीक है? तो शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट काम हैं, उन सारे इम्पोर्टेंट काम को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट करने का काम करता है। इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ एडवाइजरी रोल भी इसका देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये इस तरीके से हमने फंक्शंस देखा। अगर हम इसके रिपोर्ट की बात करें, तो मैंने जैसा आपको बताया कि ये एनुअली प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट पेश करता है। प्रेसिडेंट फिर इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखता है। साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट है, इस रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट को भी भेज सकता है गवर्नर के थ्रू। अगर कोई भी जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है, ये अगर कोई मामला स्टेट से रिलेटेड देखता है, तो उस स्टेट के गवर्नर के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को भी इसकी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट पेश करवा सकता है, ठीक है। और फिर गवर्नर क्या करेगा, जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने इस रिपोर्ट को रखवाएगा। तो ये देखा हमने कि किस तरीके से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को पेश करता है, और प्रेसिडेंट कुछ केसेस में स्टेट के गवर्नर को पेश करता है, और गवर्नर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखवाता है, अगर कोई भी मामला जो है वो उस स्टेट के किसी शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड हो। अब अगर हम इस कमीशन के पावर की बात करें, तो इस कमीशन में माफ़ कीजिएगा, इस कमीशन का जो पावर है वो ये है कि सबसे पहला तो इसको अपने प्रोसीजर को रेगुलेट करने का खुद ही को पावर इसको मिला हुआ है। इसके साथ-साथ ये कमीशन जो है वो किसी मामले को इन्वेस्टिगेट करता है ना? तो उस केसेस में इसको एक सिविल कोर्ट की पावर मिल जाती है। तो इस कमीशन के पास सिविल कोर्ट की पावर कुछ केसेस में मिलती है, कुछ मैटर्स में मिलती है। वो मैटर क्या है? यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहला कि अगर किसी को समन करना हो या अटेंडेंस को एनफोर्स करना हो, वो चाहे इंडिया के किसी भी पार्ट में आदमी हो, तो ऐसे केसेस में इस कमीशन के पास एक सिविल कोर्ट की पावर आ जाती है। इसके साथ-साथ आप देखेंगे किसी डॉक्यूमेंट के डिस्कवरी और प्रोडक्शन को लेके भी अगर रिक्वायरमेंट है, तो इस केसेस में भी इस
कमीशन के पास सिविल कोर्ट की पावर आ जाती है। साथ ही साथ एविडेंस अगर रिसीव करना हो किसी एफिडेविट पे, तो इस केसेस में भी ये जो सिविल कोर्ट की पावर है ये कमीशन एंजॉय करता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड को रिक्वेस्ट करना हो, है ना, किसी कोर्ट से या किसी ऑफिस से, तो ऐसे मामले में भी ये सिविल कोर्ट का पावर एंजॉय करता है। फिर किसी को समन करना हो, है ना, ताकि विटनेस का एग्जामिनेशन हो सके या डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन हो सके, तो ऐसे केसेस में भी इस कमीशन को जो है वो सिविल कोर्ट की पावर मिली हुई है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसके पास कई सारे पावर्स हैं। सबसे पहला हमने देखा कि इसको अपने प्रोसीजर को रेगुलेट करने का पावर खुद को मिला हुआ है। फिर इसको एक सिविल कोर्ट का पावर भी मिला हुआ है कुछ सर्टेन केसेस में, वो केसेस अभी हमने देखा। इसके अलावा आप देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, इन दोनों को कमीशन से कंसल्ट करना पड़ता है जब भी वो किसी शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड पॉलिसी को लेके आते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस जो कमिटी है, जो कमीशन है, ये अपने सिमिलर फंक्शंस को डिस्चार्ज करती है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी, यानी कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, ये तो शेड्यूल कास्ट के लिए काम करती ही है, साथ ही साथ हमारे देश के अंदर जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मतलब ऐसे यूरोपियंस जो कि हमारे देश में ही रह गए हैं और अब हमारे देश का हिस्सा बन चुके हैं, इनको हम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी सेफ गार्ड्स होंगे, सेम सेफ गार्ड इसको जो एनसीएससी है वो लागू करता है। इसका मतलब ये है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ना केवल शेड्यूल कास्ट के लिए बल्कि एंग्लो इंडियंस के लिए भी अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करता है, और इन दोनों ही कम्युनिटीज़ के लोगों के लीगल सपोर्ट को, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब 2018 तक क्या था, ये कमीशन जो था वो ओबीसीज के लिए भी सिमिलर फंक्शंस को डिस्चार्ज करता था। मींस कि 2018 तक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंग्लो इंडियंस के लिए भी काम करता था, शेड्यूल कास्ट के लिए भी काम करता था और ओबीसीज के लिए भी काम करता था। लेकिन आप देखेंगे कि जब 102nd अमेंडमेंट आया 2018 में, तो इसने अलग से एक नई बॉडी बना दी जिसको हम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं। एनसीबीसी एक बॉडी बना दी, और ये बॉडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 102nd अमेंडमेंट के आने के बाद अब ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है, ये ओबीसी से रिलेटेड फंक्शंस को डिस्चार्ज नहीं करता है, उससे रिलेटेड मामले को नहीं देखता है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। तो इस चैप्टर में दोस्तों इतनी सारी बातें थी, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाने से पहले लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में।